Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel, Sanu Nonstop. It's me, guys, with Sanu, and you are watching Sanu Nonstop. Guys, again, I'm back with another amazing video. और आजकल जो है वो एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि इंडिया के जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो ओडिशा के जो हैं वो नवीन पटनायक हो सकते हैं। जी हाँ गाइस, ओडिशा के नवीन पटनायक ये वही ओडिशा के सीएम है जिन्होंने जो है वो ओडिशा को बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट उसके अंदर की और उसको जो ओडिशा को यहाँ से यहाँ लेके चले गए। डेथ रेट जो थी वो बहुत ज्यादा, साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते थे, हर चीज को जो है वो उन्होंने वहां पर जो है वो कंट्रोल किया। और अभी जो है वो रूमर्स आ रही है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो बात करें कि नवीन पटनायक को जो है वो पीएम मोदी की जगह लेके आया जाए। तो इसके बारे में बहुत ही एक अच्छी सी वीडियो है, तो आप लोगों के साथ जरूर वो मैं शेयर करना चाहूंगी। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले फटाफट से चल चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। 2024 इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है क्योंकि आज से लगभग एक साल बाद एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का आगाज होगा और एक बार फिर देश के वोटर्स ईवीएम का बटन दबाकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे। लेकिन अगले साल होने वाले चुनाव के बहुत पहले से ही एक प्रश्न लगातार न्यूज रूम की पॉलिटिकल डिबेट से लेकर ड्राइंग रूम तक की टी डिस्कशंस तक का हिस्सा बना हुआ है और वो ये है कि अगला पीएम कौन हो सकता है। हालांकि बीजेपी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और पीएम मोदी की मास अपील के चलते इस प्रश्न के उठते ही एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी द्वारा पीएम मोदी का नाम सामने रख दिया जाता है। तो वहीं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बदलाव की बात करता दिखाई देता है और कभी कांग्रेस को बीजेपी का रिप्लेसमेंट बताया जाता है तो कभी एक नया थर्ड फ्रंट बनाने के बारे में भी चर्चाएं होती हैं। ऐसे में अलग अलग चेहरों को नेक्स्ट पीएम के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। इसमें कभी कांग्रेस के शीर्ष पर बैठे राहुल गांधी का नाम सामने आता है तो कभी तेजी से आगे बढ़ती आपके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल का, कभी वेस्ट बंगाल में बीजेपी को पटकनी देने वाली ममता बनर्जी को आगे किया जाता है तो कभी ये मांग उठती है कि भारत का अगला पीएम भारत के दक्षिणी हिस्से से आना चाहिए। लेकिन सभी चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जिसके बारे में भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत चर्चाएं ना होती हों और ना ही वो खुद नेशनल पॉलिटिक्स के डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते देखे जाते हों, मगर फिर भी ये उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन और आइडियल्स पर बेस्ड एफिशिएंट गवर्नेंस का ही कमाल है कि राजनीति में उनके सामने विपक्ष तो खड़ा दिखाई देता है लेकिन कोई परस्पर विरोधी दिखाई नहीं देता। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स के अजात शत्रु यानी द वन हु इज विदाउट एनिमीज माने जाने वाले बहुत हम्बल है भाई, उनका कोई नवीन एनिमी भी नहीं वही है नवीन यार। पटनायक जो ओडिशा की गद्दी पर बीते 23 साल से स्थापित हैं। यही कारण है कि 21st सेंचुरी में That's why Odisha is growing day by day. सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द से बन गए हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी को टक्कर देने के लिए बनाए जा रहे समीकरणों में भी इनका नाम भारत के अगले पीएम के रूप में प्रस्तावित यानी प्रपोज किया जाने लगा है। भले ये वर्ग छोटा हो लेकिन इस वर्ग के तर्क काफी स्ट्रांग हैं और ऐसा हो भी क्यों ना। आफ्टर ऑल नवीन पटनायक ही वो आदमी हैं जिन्होंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारा और उनकी पार्टी बीजू जनता दल ने भी जो इलेक्शन लड़ा उसमें अपनी जीत दर्ज की। तो चलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैन नवीन पटनायक बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट, इफ यस देन हाउ, एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट। नवीन पटनायक के पिता बिजू पटनायक उड़ीसा के पूर्व सीएम और नेशनल पॉलिटिक्स का एक जाना माना चेहरा थे, लेकिन नवीन खुद हमेशा से राजनीति से दूर ही रहे। ऐसे में जब अपने पिता की मृत्यु के बाद नवीन ने राजनीति में अपना कदम रखा तो उस समय तक वो एक कॉन्वेंट एजुकेटेड यूएस रिटर्न यंगस्टर से अधिक कुछ नहीं थे, जो यूं तो उस समय तक 3 नॉन फिक्शन बुक लिख चुके थे। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो वो अपने पिता की पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने में बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। हालांकि हम आपको बता दें कि ये वही नवीन पटनायक हैं जो ओडिशा लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना तक नहीं जानते थे, बल्कि आज ओडिशा के सीएम के तौर पर 5 टर्म पूरा कर लेने के बाद भी अपने भाषण को उड़िया भाषा में देते हैं। लेकिन वो उनके लिए रोमन इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं जिन्हें पढ़कर ही वो अपना भाषण दे पाते हैं। यही कारण है कि इसे लेकर हमेशा से उनके विरोधी उन पर उंगलियां उठाते आए हैं, मगर फिर भी बीते 26 साल से राजनीति में और 23 साल से ओडिशा की राजनीतिक जमीन पर नवीन पटनायक ने अपने पैर अंगद की तरह जमा कर रखे हैं, जिसे लाख चाहने पर भी कोई हिला नहीं पा रहा। ऐसे में उनकी इस पॉलिटिकल जर्नी को ब्रीफ में समझना जरूरी हो जाता है।
मगर उड़ीसा की स्टेट पॉलिटिक्स में नवीन पटनायक की हिस्ट्री ट्रेस करने से पहले हम अपनी कहानी में 30 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि नवीन पटनायक का इंडियन पॉलिटिक्स में पहला डेब्यू तब हुआ जब अप्रैल 1997 में पिता की मौत के बाद जनता दल के टिकट पर अपने पिता की ही आसिका लोकसभा सीट से हुए इलेक्शन में नवीन पटनायक अपने डेब्यू इलेक्शन में जीतकर इंडियन पार्लियामेंट में जा पहुंचे, जहां वो कुछ महीनों तक इंद्र कुमार गुजराल सरकार का हिस्सा बने रहे। लेकिन उनका ये छोटा सा टेन्योर भी उथल पुथल से भरा रहा। असल में जब भी नवीन पटनायक की शुरुआत हुई थी तब वो जनता दल का हिस्सा थे, लेकिन जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस और बीजेपी के बीच किसी एक को चुनने की जद्दोजहद में जनता दल में विवाद शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि नवीन पटनायक ने अपने पिता के लॉयलिस्ट माने जाने वाले दिलीप रे और बीजेपी के प्रमोद महाजन की सलाह पर दिसंबर 1997 में जनता दल से अलग होकर अपने पिता के नाम पर ही बिजू जनता दल का निर्माण किया। उनकी इस पार्टी में जनता दल के बहुत से पुराने मेंबर्स के साथ साथ उनके पिता के पुराने सहयोगी बिजोय मोहपात्रा ने भी भरपूर सहयोग दिया। कहा जाता है कि अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में नवीन ने राजनीतिक बारीकियां मोहपात्रा और दिलीप रे से ही सीखी और अपनी इस नई पार्टी के अंडर वो बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे और सेंट्रल में मिनिस्टर की पोस्ट भी संभाली। मगर वो सेंट्रल मिनिस्ट्री संभालने के बजाय उड़ीसा की गिरती स्थिति को संभालना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने 2000 में बीजेडी और बीजेपी अलायंस में पहली बार उड़ीसा स्टेट इलेक्शंस में कदम रखा और अपने पहले ही इलेक्शन में बीजेडी ने 147 सीट वाली उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में 84 सीट्स और 51% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी ने 38 सीट्स और 42.8% वोट शेयर। वहीं नवीन पटनायक को भी अपने पहले स्टेट इलेक्शन में 65% से ज्यादा वोट्स मिले। ऐसे में उड़ीसा से कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट करके बीजेडी की सरकार बनी और उड़ीसा की गद्दी पर बैठे नवीन पटनायक, जो तब से लेकर आज तक वहीं स्थापित हैं। हालांकि 2 स्टेट इलेक्शंस तक साथ लड़े बीजेडी बीजेपी अलायंस 2009 के बाद से ही ना सिर्फ अलायंस से बाहर हैं, बल्कि बीते कुछ सालों से राज्यसभा में एक दूसरे के कट्टर ओपोनेंट्स भी हैं। लेकिन फिर भी सन 2000 से लेकर आज तक उड़ीसा में नवीन पटनायक ज्यों के त्यों बने हुए हैं, जबकि उनकी पार्टी बीजेडी 2004 का स्टेट इलेक्शन छोड़कर हर बार क्लियर मेजॉरिटी लेकर असेंबली में पहुंची है। जनरल इलेक्शंस में भी नवीन पटनायक की लीडरशिप के अंडर बीजेडी लगातार 50% से ज्यादा सीट्स अपने नाम करती आई है। बल्कि 2014 के इलेक्शन में 21 लोकसभा सीट्स वाले उड़ीसा के 20 सीट्स बीजेडी की ही नाम थी। यही कारण है कि अगर आप इस लिस्ट पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि नवीन पटनायक भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की लिस्ट में 3rd नंबर पर आते हैं, जिसमें वो अपना करंट टर्म पूरा करने के बाद 2nd रैंक पर आ जाएंगे। यही नहीं, अगर उनकी पार्टी बीजू जनता दल अगले साल होने वाले उड़ीसा स्टेट असेंबली इलेक्शन में जीत जाती है तो नवीन पटनायक देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी रही है कि अपने पहले इलेक्शन से लेकर आज तक नवीन पटनायक 5 असेंबली इलेक्शंस में हमेशा एक तरफा रहे मुकाबलों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते आए हैं। अब ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर नवीन पटनायक की राजनीति में ऐसा भी क्या है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उड़ीसा की जनता लगातार उन्हें चुनती चली जा रही है। तो चलिए अब हम इस पहेली को भी समझ लेते हैं। लेकिन अपनी इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपका परिचय लेट 1990s के उड़ीसा से करवाते हैं। दोस्तों, उड़ीसा काडर के एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस आर बालाकृष्णन अपनी एक किताब में लिखते हैं, उड़ीसा वॉज इन डार्कनेस व्हेन द वर्ल्ड वॉज सेलिब्रेटिंग द डॉन ऑफ अ न्यू मिलेनियम इन 2000। यानी जब सारी दुनिया सन 2000 में नए मिलेनियम के आगाज को सेलिब्रेट कर रही थी तब उड़ीसा अंधकार में डूबा हुआ था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि 1999 का साल खत्म होते होते उड़ीसा आज तक का सबसे भीषण सुपर साइक्लोन की मार झेल रहा था। पारादीप साइक्लोन और ब्लैक फ्राइडे जैसे नामों से कुख्यात इस सुपर साइक्लोन से लगभग पूरे उड़ीसा को उजाड़ दिया गया था। ये साइक्लोन लाखों लोगों के घर, पूरे स्टेट का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, 13 लाख हेक्टेयर्स ऑफ पैडी क्रॉप, 1.76 लाख हेक्टेयर्स ऑफ वेजिटेबल्स के साथ साथ लाखों कैटल एनिमल्स और पोल्ट्री को तबाह कर गया। साथ ही इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। और यही नहीं, इसके ठीक 1 साल पहले साउथ वेस्ट उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का वो काला सच भी दुनिया के सामने आ गया था, जब स्टारवेशन की वजह से यहाँ पर बच्चों को बेचा जाना आम बात थी। जी हाँ, यहाँ के लोग चने और चावल के बदले अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर थे। उसी साल आरबीआई के डेटा के अनुसार उड़ीसा भारत का सबसे गरीब राज्य था और ऐसे समय में उड़ीसा की राजनीति में कदम रखा नवीन पटनायक ने, जिस वजह से 21वीं सेंचुरी के उड़ीसा को यदि हम नवीन पटनायक का उड़ीसा कहें तो इसमें अतिशयोक्ति या एग्जाजरेशन नहीं होगा
और ये पॉसिबल हो पाया है नवीन गिरते पटनायक को की क्लीन पब्लिक इमेज, डूबते को सिंपल तिनके का लाइफस्टाइल सहारा। और ओडिशा की जनता के लिए। तो गाइज बहुत ही अच्छी ये वीडियो थी। इसके अंदर मैंने टोटली जो है वो ये वीडियो मैंने देखी हुई है। इसका ओवरऑल जो है रिव्यू मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नवीन पटनायक जी जो है वो ओडिशा को उस वक्त उन्होंने संभाला जब ओडिशा जो है वो बहुत अंडरडॉग उसको समझा जाता था, बहुत डार्कनेस के अंदर था। लोग जो है वो मतलब चीजें लेने के लिए अपने बच्चों वगैरह को बेच रहे थे। साइक्लोन की वजह से डेथ्स बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन नवीन पटनायक जी ने तब जो है वो ओडिशा को संभाला जब ओडिशा जो है वो कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी वो जो है वो ओडिशा को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डेथ रेट भी कम हो गई है, हर चीज एस्टेब्लिश हो रही है, हर चीज अच्छे से हो रही है। और ओडिशा जो है वो इंडिया का जो है वो सबसे अच्छी स्टेट बन चुकी है, जो कि इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है अपना भरपूर काम कर रहा है, साथ दे रहा है। और स्टिल जो है वो ओडिशा वहां पे रुक नहीं गया, स्टिल वो जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वर्किंग के अंदर कर रहे हैं। और मजीद वो डेवलपमेंट्स जो है वो ओडिशा के अंदर हो रही है। और ओडिशा स्टेट भी जो है वो बहुत खूबसूरत हो चुकी है। पहले साइक्लोन की वजह से ओडिशा स्टेट जो है वो काफी तबाह हो चुकी थी, काफी उसकी जो सिटीज थी वो तबाह हो चुकी थी। लेकिन अभी जो है वो वहां पर जो जब डेवलपमेंट्स वगैरह के काम और कंट्रोल किया गया साइक्लोन को, स्ट्रैटेजीज अच्छी यूज की गई, लोगों ने जो है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की। लोगों को जो है वो नवीन पटनायक जी ने श्योर करवाया कि अभी जो है आप लोग सेफ जगह पर जो है वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब भी यहाँ पर पहले कोई भी बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट ओडिशा के अंदर करने से डरता था, क्योंकि साइक्लोन आते थे, हर चीज तबाह हो जाती थी। लेकिन अभी जो है वो वहां पर डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, सिटीज मजीद से मजीद खूबसूरत होती जा रही है। तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट वीडियो करना है। बाय बाय।